चलो हम लोग पढ़ेंगे अब क्या कि लोकतंत्र क्या और क्यों, यही चैप्टर है। ठीक है, लोकतंत्र क्या और क्यों? क्यों। तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में जानेंगे कि पाकिस्तान में किस प्रकार से जनता द्वारा चुना हुआ लोकतंत्र सरकार आता है, लेकिन इस लोकतंत्र सरकार को क्या कर दिया जाता है, तख्ता पलट करके सेना द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है, देखो पहले पाकिस्तान में ना जैसे ही आज़ाद हुआ तो वहाँ पे लोकतंत्र आया, मतलब लोगों द्वारा चुना हुआ सरकार था। लेकिन परवेज मुशर्रफ वहाँ का जनरल था, तो वो अक्टूबर 99 में क्या किया, वो सैनिक कमांडर था, वहाँ के जो प्रमुख था जो जनता द्वारा चुना था उसको हटा दिया। फिर ये परवेज मुशर्रफ क्या किया, खुद को राष्ट्रपति बना लिया। फिर 2002 में क्या किया, एक जनमत संग्रह किया। जनमत संग्रह मतलब कि जनता का विचार जानने के लिए एक जनमत संग्रह में क्या होता है कि जनता का विचार जाना जाता है, तो वोटिंग टाइप का ही होता है, तो वो कराया 2002 में। तो उसमें क्या किया कि चोरी चुपके से उसमें धांधली करके ये जीत गया अपना, उसको ऐसा दिखाना चाहा कि जनता ही हमको चुना है, जबकि जनता इसको नहीं चाहता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2000 अगस्त 2002 में क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मतलब एक ऐसा कानून जारी किया जिसके जरिए पाकिस्तान का संविधान ही बदल दिया। अभी जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 में लाया था जिसके तक पाकिस्तान का संविधान बदल दिया, इसमें क्या किया कि राष्ट्रपति जो है वो अपना अधिकार दे दिया कि राष्ट्रपति चाहे तो वहाँ के जो राष्ट्रीय असेंबली है उसको क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। फिर इसके बाद क्या किया, ये जनरल मुशर्रफ मंत्री परिषद पर निगरानी भी रखने लगा। तो देखो इतना कहानी जो सुना, इससे क्या सीख मिलता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र आया लेकिन फिर वहाँ पे सैनिक शासन आ गया। तो सैनिक शासन आ गया तो उसके बाद क्या किया, ये बहुत सारे गलत काम किया। ये पूरे चैप्टर में यही दिखाया जाएगा कि लोकतंत्र ही सबसे बढ़िया है और बाकी और सिस्टम क्या है, खराब है। तो सैनिक शासन आया था तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाया था 2002 में, तो इससे क्या किया, संविधान में ही चेंज कर दिया। जबकि लोकतंत्र होता है तो अपने आप कर देता बिना कुछ किए, यही सिखाया। दूसरा बात सिखाया कि लोकतंत्र में क्या अपने आप असेंबली भंग हो जाएगा, जबकि असेंबली यहाँ भंग मत। संसद भंग, तो यहाँ पे ये अपने आप में असेंबली भंग करने का ताकत ले लिया। ठीक है, और ये कब हुआ था, कब आए, कब तक था पलट गया था 1999 में, कैसे कर दिया? 1999 में वहाँ के जो प्रमुख था उसकी हत्या कर दिया। ठीक है, वहाँ का जो पहले से चुनाव होता उसको हत्या कर दिया 1999 में और खुद बन गया वहाँ का प्रमुख, उसी को बोलते हैं सैन्य तख्ता पलट। उसके बाद क्या किया था, 2002 में क्या किया था, जनमत संग्रह कराया था, लेकिन वो तो चोरी चुपके उसमें अपना रिजल्ट बदल दिया। जनता था पक वोट गिराया था कि नहीं हमको नहीं पसंद है, लेकिन इसमें धांधली करके क्या किया, जीत गया। उसके बाद क्या किया, संविधान में चेंज कर दिया। ये बात याद रखना है। एक चीज़ बताना भूल गए थे तुमको, जो डेमोक्रेसी ना दो शब्द से मिलके बना है, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो मतलब होता है लोग, मतलब पीपल, और क्रेसी मतलब होता है शासन, मतलब लोगों का शासन। यही शब्द मिलके बना है। एग्जाम में पूछता है डेमोज मतलब क्या था, बोलना लोग, और क्रेसी मतलब शासन। और दूसरी बात ये पूछता है ये शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ग्रीक। तो इस शब्द का उत्पत्ति हो जाती है ग्रीक ऑप्शन देगा, नहीं तो यूनान। बोलेगा लैटिन से हुआ है तो बोलना नहीं, लैटिन से नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पाकिस्तान का कहानी समझ में आया। लोकतंत्र समझ रहा है ना, और धीरे धीरे समझेगा। ठीक है, लोकतंत्र वही भारत क्या अभी लोकतांत्रिक देश है, जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार है, इसमें जनता का भागीदारी ज़्यादा है। ठीक है, लोकतंत्र का भी कई प्रकार होता है लेकिन तुम थोड़ी देर बाद समझेगा। अब चीन में आते हैं, चीन में क्या कहानी है देखते हैं, चीन में क्या कहानी था। तो चीन में ना, चीन की संसद का नाम है यहाँ पे कवांगो रेमिन दाहुई, इसको बोलते हैं चीन में राष्ट्रीय जनता जन संसद भी बोलते हैं, या फिर कवांगो रेसेगिन दुबई, वहाँ के चीन की संसद का नाम है। चीन में हमेशा भारत की तरह ही 5 साल पे क्या होता है, चुनाव होता है। चीन में वही जो चुनाव जो होता है भारत की तरह ही, तो वहाँ की संसद क्या करती है, उस देश के राष्ट्रपति को चुनकर उसको प्रमुख बनाती है। अरे तो सब चीज़ तो भारत जैसा ही हो रहा है, चुनाव भी हो रहा है हर एक 5 साल पे चीन में, और भारत जैसा ही यहाँ का भी संसद क्या करता है, यहाँ के प्रमुख को निर्वाचित करता है, मतलब कि वही में से ना कोई बनता है प्रमुख, प्रधानमंत्री। तो वहाँ पे भी चीन में वहाँ का संसद में से क्या बन रहा है, कोई प्रमुख बन रहा है।
लेकिन फिर भी जो चीन में लोकतंत्र नहीं कहेंगे, क्यों? तो देखो, चीन में इसका लोकतंत्र नहीं कहेंगे कि चुनाव लड़ने से पहले सभी पार्टी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेना पड़ता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कौन होता है मंजूरी लेने वाला? अगर हमको भारत में है, अगर हमको चुनाव लड़ना है तो हम क्यों बीजेपी से ले मंजूरी? बीजेपी कौन होता है? ठीक है, अगर हमको सिर्फ बीजेपी से मंजूरी लेना पड़ेगा तो वो कैसा लोकतंत्र है? तो चीन में कहावत है कि चीन में सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी, सिंगल पार्टी चलता है चीन में, जबकि यहाँ पे भारत में बहुत सारा पार्टी है। इसी कारण इसको लोकतंत्र नहीं बोला जा सकता है। तो चीन में साम्यवादी शासन है, मतलब ये वो साम्यवादी दल है, उस साम्यवादी दल का नाम क्या है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना? उसी से मंजूरी लेना पड़ेगा। अब बाकी 2-3 वो छोट-मोट पार्टी है तो इसी का सहयोगी पार्टी है। मतलब कि तुमको चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले इसे जाके मंजूरी लो, उसके बाद चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ा, मंजूरी काहे देगा ये? यही है सिस्टम, यही है तानाशाह टाइप का। तो इसी का चाइना में इसी का लोकतंत्र नहीं है। और फिर जीतेगा भी ना तो सरकार हमेशा एक ही पार्टी का बनता है चीन में। कौन? कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है? तो जीतेगा तो हमेशा कम्युनिस्ट की पार्टी। हाँ, तो चीन में सरकार हमेशा किसका बनता है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, क्योंकि एक ही पार्टी है वहाँ पे, उसी से मंजूरी लेना है, उसी पार्टी से आपको चुनाव लड़ना है। इससे पूरे चीन में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी से होता है ना, पूरे चीन से 3000 लोग चुनाव कराते हैं और वही 3000 मिल के सरकार बनाएगा। हमेशा सरकार एक ही पार्टी का बनेगा, बस लोग बदलता चला जाएगा, लेकिन आइडियोलॉजी तो वही रहेगा चीन का, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। प्रोटेस्ट हो, कुछ सदस्यों का चुनाव चीनी सेना भी करता है। इसमें से जो 3000 है ना, इसमें जनता तो चुनता ही है, कुछ चीनी सेना भी चुनता है, तो उसका भी इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। अतः चीन में लोकतंत्र देश नहीं है। समझ में आ गया ना कि चीन का कहानी क्या है? कि चीन का वहाँ का संसद का नाम है क्वांतोंग रेंगिंग हादोई। अब यहाँ पर क्या करता है कि एक ही पार्टी है चीन में, कौन है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। सारे लोग क्या करेगा? इसी से पहली जगह मंजूरी लेगा, फिर इलेक्शन में खड़ा होगा, फिर इलेक्शन जीतेगा तो यही क्या बनेगा? सरकार बनेगा। कुल कितना हजार लोग चुन के आते हैं? 3000। फिर ये सब कहाँ बैठेगा? इस संसद में, वहीं पे अपना राष्ट्रपति को चुन लेगा। लेकिन ये क्या सारा सिस्टम लोकतांत्रिक है? नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, और वहाँ पे किसका शासन है? सिर्फ साम्यवादी दल का, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका देश मैक्सिको में हुआ अलोकतांत्रिक चुनावों के बारे में बताएं। मतलब देखो, एक तो उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको देश है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को उत्तरी अमेरिका में क्या है? मैक्सिको देश है। तो जिम्बाब्वे के बारे में तो बोला है। देखो, उत्तरी अमेरिका कहाँ ऊपर में है, उसमें एक देश है मैक्सिको। लेकिन वहाँ पे देखो क्या हुआ। सबसे पहली बात तो याद रखो, जो मैक्सिको है ब्रिटेन से 1980 में आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के बाद क्या होने लगा कि तब से हर साल क्या, मतलब हर एक 6 साल पे चुनाव होने लगे। जैसे चीन में 5 साल पे चुनाव होता है, भारत में 5 साल पे, लेकिन मैक्सिको में क्या होने लगा? हर एक 6 साल पे चुनाव होता है मैक्सिको में, ठीक है ना? और फिर तो अच्छी बात है, अभी आज़ाद हो गया, हर एक 6 साल पे चुनाव हो रहा है, सब अच्छी बात है। अभी तक देश में कभी सैनिक शासन भी नहीं लगा। जैसे म्यांमार इस समय सैनिक शासन लगा, पाकिस्तान में लगा, सैन्य तख्तापलट हुआ, लेकिन यहाँ पर कभी सैनिक शासन भी नहीं लगा। तो फिर लेकिन क्या हुआ ना कि 2000 में क्या हुआ कि 2000 तक लगातार हर बार एक ही पीआरआई नाम का एक पार्टी था। पीआरआई नाम का पार्टी था कहाँ पे? मैक्सिको में, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। वही चुनाव जीत कर आता था हमेशा। पीआरआई नाम का एक पार्टी था, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी होगा ना? नहीं तो पीआरआई बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है ना? 2000 तक हमेशा यही चुनाव जीत के आता था। 2000 तक हमेशा यही चुनाव जीत कर आता था, हमेशा हर बार यही चुनाव जीत के आता था। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, हर बार यही जीत के आता था कि हर बार पीआरआई चुनाव ही जीत कर आने लगा। इसका क्या कारण है? तो जनता में इसका क्या कारण क्या हो सकता है कि जनता में लोकप्रिय था? नहीं, लोकप्रिय नहीं था। वो चुनाव जीतने के लिए जो था ना, पीआरआई पार्टी कहाँ का? मैक्सिको का, बहुत तरीके का अपनाता था। जैसे कि मतदान केंद्र का वही, जैसे कि ना मतदान केंद्र को बदल देता। मतलब कि तुम जा रहा है वोट देने यहाँ पे, तुरंत में बोल देता कि नहीं नहीं नहीं, मतदान केंद्र यहाँ पर है। अब कौन जाए बार बार यहाँ से यहाँ उतना दूर? तो ये बदल देता। इससे क्या होता है कि लोग है ना पगला जाता है, और ये बार बार क्या करता है? जीत जाता है। दूसरा क्या करता है कि वहाँ जो शिक्षक है वो बोलता है कि तुम जाके घर पे बोलना अपने मम्मी पापा को कि वोट है ना हम ही को दे, पीआरआई पार्टी को ही दे। तो बच्चा का माइंड वॉश किया जाता था। मीडिया पर कब्जा था, मीडिया भी बार बार पीआरआई दिखाता था। तो भले यहाँ पे कहानी से क्या सीख मिला कि भले जनता चुन रहा है यहाँ पे
पीआरआई पार्टी को। और भी पार्टी है, लेकिन जीत क्यों रहा है पीआईआर पार्टी? क्योंकि ये गलत तरीके से जीत रहा था। क्या इसको लोकतांत्रिक बोलेंगे? नहीं ना। तो यही बात है, धांधली तो हो रहा है। धांधली हो रहा थी। लोकतांत्रिक नहीं, लोकतांत्रिक जैसा दिख रहा है व्यवस्था कि जनता चुनाव कर रहा है और भी पार्टी है, लेकिन पीआरआई पार्टी क्या कर रहा है? गलती तरीके से चुनाव जीत रहा है। तो ये लोकतांत्रिक नहीं है। तो मैक्सिको आज़ाद हुआ था 1980 में, हर एक 6 साल पर चुनाव होता था, लेकिन क्या है वहाँ पे कभी सैनिक शासन भी नहीं लगा, फिर भी इसको लोकतांत्रिक देश क्यों नहीं कर रहे हैं? कि 2000 तक हमेशा जीतता आ रहा था कौन? पीआरआई पार्टी। कहाँ का पीआरआई पार्टी है? रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरी पार्टी मैक्सिको का। लेकिन हर बार पीआरआई पार्टी क्यों जीत रहा था? क्योंकि वह गलत तरीके से अपना रहा था, ना कि जनता में लोकप्रिय था। ठीक है, मतदान केंद्र बदलना, शिक्षक द्वारा बच्चा को बोलना कि वोट देना, अपने मम्मी पापा को घर पे जाके कहना, मीडिया पे कब्जा, यही सिखाए कि लोकतांत्रिक देखने में लग रहा है, लेकिन ये लोकतांत्रिक है क्या? नहीं है। अगला कहानी अफ्रीका देश जिम्बाब्वे का संघर्ष। अफ्रीका तो गलती से कैसे कैसे आज़ाद हुआ है, इतना परेशानी से। और भी आज़ाद कब हुआ? 1980 में, जिस साल मैक्सिको आज़ाद हुआ था। अफ्रीका गलती से आज़ादी हुई, लेकिन अफ्रीका देखो क्या हुआ कि जिम्बाब्वे को आज़ादी दिलाने में 2 प्रमुख भूमिका थी। किससे? ब्रिटिशर से। एक तो 1980 में जब आज़ाद हुआ ना, तो उसमें एक दल था जानू पीएफ अफ्रीका में। इसी जानू पीएफ का हेड कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। इसी जानू पीएफ का हेड कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। ये सबको याद भी रखना है कि कौन वहाँ पे प्रमुख भूमिका निभा रहा है, रॉबर्ट मुगाबे। लेकिन जो आगे चलकर यह मुगाबे है ना, तेज बन जाता है। ये क्या करता है मुगाबे कि संविधान में संशोधन कर देता है। किसके तरह? पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ की तरह संविधान में संशोधन करके अपना शक्ति क्या कर लिया? बढ़ा लिया। आज जो मुगाबे है वहाँ पे फिर इसके जनता विरोध किया मुगाबे का, लेकिन ये जनता के विरोध को क्या किया? गैर कानूनी बता दिया। ठीक है ना, ठीक है ना, गैर कानूनी बता दिया। तो लगातार विरोध होते रहा। इस कारण लगातार जब विरोध होते रहा लगातार इसका मुगाबे का, तो फिर वो भी हफ्ता के अब क्या किया? 2017 में राष्ट्रपति का पद छोड़ा। तो इसे क्या सीखने के लिए मिला कि ये भी लोकतांत्रिक देश नहीं है। चलिए हम मान गए कि मुगाबे साहब, आपका जो दल था जानू पीएफ, उसके नेतृत्व में आप आज़ादी दिलाएं देश को, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये कैसा आज़ादी है कि संविधान में चेंज करके अपने आप को ही शक्ति बढ़ा लिए। मतलब ये 37 साल राज किया। हाँ, तो ये कैसा मतलब कि शक्ति है कि संविधान में चेंज करके आप, ये कैसा लोकतंत्र देश है कि आपका कि लोकतांत्रिक की बात कर रहे हैं मर्दे कि आप पूरा शक्ति अपने पास रख ले रहे हैं? तो ये होगा यहाँ पे लोकतांत्रिक देश ही नहीं ना। तो 17 से तो फिर छोड़ दिया ना। छोड़ दिया तेरे साला, तो छोड़ना ना, सॉरी, छोड़ने के लिए बोला ना क्या है? अपने मन से छोड़ा है, तब भावना नहीं समझ रहा है। तो याद रखेंगे मुगाबे कहाँ का था? जानू पीएफ कहाँ का था? अफ्रीका में। ये संघर्ष किया था 1980 में, आज़ाद होकर देश का आज़ादी दिलाया, लेकिन अपने आप को सर्वसर्वा मान लिया था। लेकिन जनता इसको भगाया कब? 2017 में। ठीक है, अभी भी यही अधिकांश पश्चिमी देशों में यही कहानी है, जो आज़ादी दिलाया था वही कब्जा कर दे रहा है, भले वो अफ्रीकी देशों में यही कहानी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये कहानी है चिली का। कहाँ का कहानी है? चिली में। चिली में लोकतंत्र हेतु संघर्ष कैसे हुआ? देखो चिली में लोकतंत्र हेतु संघर्ष कैसे हुआ? तो देखो बड़ा हो भी नहीं रहा। चल यहाँ देखो, चिली में ना, चिली में एक प्रेसिडेंट है जिसका नाम है साल्वाडोर आयेंडे। क्या नाम है? वहाँ पे चुन के आया था साल्वाडोर आयेंडे। ये सोशलिस्ट पार्टी था इसका अपना, लेकिन क्या किया, बहुत सारे देशों के साथ बहुत सारा और भी पार्टी था वहाँ पे तुमको चिली में। तो चिली में बहुत सारे और गठबंधन जो पार्टी था उसके साथ गठबंधन किया। कब? 1970 में। 1970 में गठबंधन किया। उस गठबंधन पार्टी का नाम क्या था? पॉपुलर यूनिटी पार्टी। अब इस पॉपुलर यूनिटी पार्टी से चुनाव जीतेगा, राष्ट्रपति बन जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, राष्ट्रपति बन गया। लेकिन क्या हुआ कि फिर क्या हुआ वहाँ पे कि 11 सितंबर 1973 को 11 सितंबर 1973 को क्या किया? सैन्य तख्ता पलट हो गया इसका। मतलब सेना तरफ, वहाँ का जो सेना था, सेना कमांडर का नाम है तुमको ये पिनासे जो है, अमेरिका की सहायता से क्या किया कि साल्वाडोर आयेंदे को मार दिया और सैन्य तख्ता पलट कर दिया। क्यों किया? तो देखो बता रहे कि चिली में है ना तांबा बहुत मिलता है, तो चिली में तांबा बहुत मिलता है। तो चिली के अंदर बहुत विदेशी कंपनी आ रहा था कि तुम है ना हम तांबा यहाँ से ले जाएंगे, जबकि साल्वाडोर आयेंदे का कहना था कि अरे हमारा देश है तो तुम क्यों ले जाएगा, वो भी कम रेट में ले जाना तो ज़्यादा रेट में ले जाओ। लेकिन वहाँ के जो सैनिक शासन था उसको तो बस पैसा से मतलब है, देश जाए बाहर में। अमीर लोग भी साथ दे रहा था इसका, पिनासे का जो सैनिक कमांडर था, कहाँ का? चिली का। अमीर लोग, जमींदार लोग, चर्च लोग, सब कोई इसको साथ दे रहा था पिनासे को।
और राष्ट्रपति के खिलाफ था, जबकि राष्ट्रपति बढ़िया काम था, वो जीता था तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद किया, मजदूर लोग को मदद किया था। कौन? सल्वाडोर अलेंडे। मुफ्त में दूध भी बंटवा रहा था, गरीब देश था फिर भी सल्वाडोर अलेंडे। हाँ, तो उसके बाद क्या किया कि फिर उसके बाद क्या किया, बदल दिया उसका जो सिचुएशन, क्या किया, बदल दिया। उसके बाद 1998 में पब्लिक रेफरेंडम कराया फिर पीना से, जनमत संग्रह जिस तरीके से कराया था परवेज मिश्रा उसी तरीके से कराया, लेकिन जनता तो इसको पसंद करता नहीं था। तो क्या किया इसको फिर, लेकिन फिर भी लीगल तरीके से शासन किया। ये कब तक किया रूल, कब तक किया? 17 साल तक। कब तक किया? 17 साल तक। फाइनली 2006 में क्या हुआ, चिली गणतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, यानी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आया इसको भगा के। ठीक है, फिर वहाँ पे कौन बना था हेड, सबसे पहली बार प्रेसिडेंट तो बना था मिशेल वेसेल। समझ में आया यहाँ पे चिली का? देखो बता रहे, जो चिली है वो चिली है, यहाँ पे कौन सा सबसे पहले? सल्वाडोर आलेंडे है। इसका पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी, और ये लोग मिला के पॉपुलर यूनिटी पार्टी। फिर उसके बाद 1917 में कौन सा पार्टी बना? पॉपुलर यूनिटी पार्टी। जब पॉपुलर यूनिटी पार्टी बना तो इसी से तो फिर क्या करेगा, इलेक्शन लड़ेगा। और जब पॉपुलर यूनिटी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है तो 1970 में उसके बाद क्या करता है, इसमें जीत भी जाता है। लेकिन 1973 में 11 सितंबर 1973 में क्या करता है, पिनासे, जो वहाँ का सैनिक कमांडर था पिनासे इसको क्या करता है, सैन्य तख्ता पलट कर देगा वहाँ पे, मतलब कि मिलिट्री रूल ला देगा वहाँ पे, इसको मार देगा। किसके सहायता से? अमेरिका के सहायता से। अब इसके बाद वो कर देगा, उसके बाद क्या करेगा ये, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा कि अपना जो वैधता है इनके वैलिडिटी लेने के लिए फिर क्या करेगा, जनमत संग्रह कराएगा। कब कराएगा? 2000 कितना में कराया था जनमत संग्रह? 1988 में ये जनमत संग्रह कराएगा। हाँ। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद अपना आपको दिखाएगा कि हाँ जनता के द्वारा हम चुन के आए। फिर 17 साल तक शासन करेगा। तो 1988 में 17 जुड़ेगा तो 2006 तक पहुंच जाएंगे लगभग। फिर 6 में क्या होगा, इसको जनता हटा देगा, फांसी पे चढ़ा देगा। अब उसके बाद क्या बन जाएगी, जनता के द्वारा पहली बार बोले जनता के द्वारा फिर चुनाव कौन सा आ जाएगा, शासन आ जाएगा, लोकतंत्र आ जाएगा। उसी में मिशेल वेसेल नाम की कौन बनेगी, राष्ट्रपति बन जाएगी। ठीक है, कुछ महिला राष्ट्रपति। हाँ, तो बताओ कि जो तुम्हारा है चिली में पिनासे का सरकार कब पतन हुआ? 1988 में। हाँ 1988 में, क्योंकि जनता ने दिखा दिया था कि हम तुमको चुनते नहीं जनमत संग्रह में, लेकिन फिर भी जबरदस्ती शासन कर रहा था। 1973 में मार दिया। तब पिनासे मारा ना, पिनासे का शासन वहाँ से शुरू हुआ ना। 1973 से चलता रहा और 1988 में आके चुनाव। 1973 से चलता रहा, फिर 1988 में जनमत संग्रह कराया, फिर यहाँ से जबरदस्ती शासन करना स्टार्ट किया, लगभग 30 साल के आसपास। हाँ, लेकिन ये वाला शासन का मेन जोड़ा जाता है कि ये 17 साल तक किया, 2006 तक। ठीक है, चिली में लोकतंत्र कब आया, डेमोक्रेसी 2006 में, जब मिशेल वेसेल क्या हुआ था, चुनी गई। ठीक है, पिनासे का सैनिक सरकार ने कितना साल तक शासन किया था? पिनासे कितना साल तक? 17 साल की 17 महीना 17 साल। 1988 से जोड़ेगा 2006 तक क्या आएगा, 17। सल्वाडोर अलेंडे किस पार्टी का गठन किया था? शुरुआत में वो सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन 1970 में सल्वाडोर अलेंडे ने पॉपुलर यूनिटी पार्टी, किस पार्टी से वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, गठबंधन करके? पॉपुलर यूनिटी पार्टी। ठीक है, उसके बाद जो है पॉपुलर यूनिटी पार्टी से कौन राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था? सल्वाडोर अलेंडे। उसके बाद जो राष्ट्रपति बनने के बाद सल्वाडोर अलेंडे चिली में कौन कौन से सुधार चलाया था? बच्चा को पढ़ाया, दूध बांटा, भूमिहीन को जमीन बांटा, मतलब कि लैंड दिया, शिक्षा में सुधार किया है। ठीक है, मजदूर की स्थिति जो है वहाँ पे सुधार किया। चिली में कब सैन्य तख्ता पलट हुआ था, मतलब कब पिनासे अमेरिका के सहायता से मार के? 11 सितंबर 1973। ठीक है ना, 73 में 73 वाला काम कर दिया, 73 में 73 वाला काम, ऐसे याद कर सकते हो। फिर से जो अगस्त पिनासो, वो इसका पूरा ही नाम है अगस्त पिनासो, किसके सहायता से राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंडे की हत्या कर तख्ता पलट किया था अमेरिका? चिली में किसने राष्ट्रपति जो वहाँ का प्रेसिडेंट था सल्वाडोर अलेंडे में सुधार का विरोध किया?
तो चर्च कर रहा था, जमींदार कर रहा था, अमीर लोग कर रहा था, पिनासे कर रहा था, राजनीतिक दल सब एक साथ हो गया था किसके खिलाफ? साल्वाडोर अलेंदे के खिलाफ। तो फिर साल्वाडोर अलेंदे क्या बोलता है कि यही सब बोलता है अपने देश को जगाने के, मेरा मुल्क में महानकेश मजदूर, चिली उसके मजदूर जागो, ये करो वो करो, ठीक है। आपका देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक जाएगा ऐसे होगा तो, ठीक है। आते तो आई बना सकते। ये वर्ड सुन लो। अब तक चिली में कितना वर्ड चुनाव हो चुका है जब से वो गणतंत्र हुआ था? 4 बार। 2006 में कौन राष्ट्रपति के चुनाव जीता था चिली में? मिशेल बेसेल। इसी समय क्या हुआ था? लोकतंत्र आया था। लोकतंत्र कब आया चिली में? 2006 में। फिर उसके बाद तुमको उसके बाद जो है 1988 में जनरल पिनासे का जब सैनिक शासन कैसे समाप्त हुआ 1988 में, तो 1988 में जनमत संग्रह कराया गया था। उस जनमत संग्रह में क्या किया जनता, इसका परिणाम क्या हुआ कि जनता उसके फैसले उसको नहीं पसंद करना चाहा, लेकिन चिली में वो फिर भी पिनासे शासन करते रहा, लेकिन बाद में इसको पकड़ के मार दिया जाएगा। तो फिर 1988 में तो जन्म संग्रह भले करा लिया था, तो उसका शासन तो वही समय समाप्त हुआ, तो जबरदस्ती कर रहा है, ठीक है। देखो 3 डेट है। 1970 में साल्वाडोर अलेंदे चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति बना, लेकिन 11 सितंबर 1973 में मार दिया, इसको मार दिया साल्वाडोर अलेंदे को। कौन? पिनासे। फिर उसके बाद ये 1988 में क्या किया? जनमत संग्रह कराया। फिर उसके बाद 2006 में क्या हुआ? पिनासे को मार दिया गया। चिली में लोकतंत्र आया। तो यहाँ पे देखो लोकतंत्र क्या पता चला, ये लोकतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी किसी देश में आना इतना आसान भी नहीं है। डेमोक्रेसी आया, फिर सेना लोग आया, फिर डेमोक्रेसी आया। यही सिखाता है क्या? चिली का संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ चिली। अब उस सारा बात को इतना दूर में हम बता दिए थे, ठीक है। जाओ ठीक है। तो चिली का समझ लिया, ठीक है। अब समझेंगे पोलैंड का, ऐसे करते हैं। अब समझेंगे पोलैंड का, ऐसे करते हैं, हंसता है। अब समझेंगे पोलैंड का। देखो पोलैंड में क्या हुआ। पोलैंड में भी बहुत संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है तुमको क्या चाहने के लिए? लोकतंत्र आने के लिए, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखो, 20वीं सेंचुरी है ना, 20वीं शताब्दी, तो उसके आरंभ में जो पूरे पूर्वी यूरोप के बहुत सारा जो देश होता है ना, पूर्व मतलब ईस्ट यूरोप, तो उसमें कैसा शासन था? तो साम्यवादी दल का, साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट का था, कम्युनिस्ट दल का शासन था, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो पोलैंड में किस प्रकार का शासन था? कम्युनिस्ट दल का ही शासन था पोलैंड में किसका शासन था? कम्युनिस्ट दल का, ठीक है। कम्युनिस्ट दल मतलब चाइना वाला सिस्टम, मतलब कम्युनिस्ट दल बोलता है कि हम जहाँ शासन करेंगे वहाँ पे खाली हम ये चुनाव लड़ेंगे, हम ही पार्टी बनाएंगे। चाइना में भी तो साम्यवादी दल था, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप शो करता है, तो वही था। तो क्या होता है फिर वहाँ पे जो हेड कौन था वहाँ का पोलैंड में? तो पोलैंड में जो जेरुलिस्की है ना, वही हेड था। उसी के नेतृत्व में एक साम्यवादी दल था जिसका नाम है पोलिश यूनाइटेड वर्कर, ठीक है, पोलिश यूनाइटेड वर्कर। तो पोलैंड में जेरुलिस्की के नेतृत्व में किस पार्टी का शासन था? पोलिश यूनाइटेड वर्कर। ये पोलिश यूनाइटेड वर्कर कैसा पार्टी है? एक साम्यवादी दल है। कैसा पार्टी है? साम्यवादी दल है, ठीक है। कैसा दल है? साम्यवादी दल, ठीक है। आपके देश में हम समझ गए कि जेरुलिस्की के नेतृत्व में एक साम्यवादी दल जिसका नाम क्या है? पोलिश यूनाइटेड पार्टी। सब चीज़ ठीक चल रहा है, चलिए हम माने कि आपके देश में शासन है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे 14 अगस्त 1980 को एक हड़ताल हो जाता है गडाक्स नाम के शहर में। किसके द्वारा? तो जहाज़ का जो कारखाना मजदूर होता है ना, उसके द्वारा भयंकर हड़ताल हो जाता है पोलैंड में 14 अगस्त 1980 को। जहाज का मजदूर, जहाज बनाने वाला जो कारखाना होता है ना, उसके मजदूर के द्वारा। अच्छा, तो किसने किया था ये जहाज कारखाना का जो मजदूर है उसके द्वारा, ठीक है। पोलैंड में कहाँ पे किया था? गडाक्स नाम के शहर में। ये हड़ताल किस लिए हुआ था? तो इसके खिलाफ हुआ था, शासक के खिलाफ, जेरुलिस्की है ना उसके खिलाफ।
किस लिए अचानक से किस लिए हुआ, जब शासन लंबे समय से चलता आ रहा है तो वहाँ पे क्या था कि ट्रेन चलाने वाली एक महिला है ना, उसको काम से बाहर निकाल दिया गया था। इसी तरीके से कुछ गलती की होगी तो इसको काम से बाहर निकाल दिया। तो जनता बमक गया, कैसे तुम किसी महिला को काम से बाहर निकाल सकते हो बिना कुछ सोचे समझे इतना जल्दी। तो वहाँ पर क्या किया कि जो अब तो क्या करेगा बताओ, जनता वहाँ का मजदूर क्या करेगा, विद्रोह शासक के खिलाफ। तो विद्रोह किया तो अब अपना नेता भी तो चुनेगा, एक नेता चुनेगा, अपना नेता चुन लिया जनता लोग, जो मजदूर था उसी में से इलेक्ट्रिशियन था एक बिजली बनाने वाला, लेक वॉलेसा। देखो इलेक्ट्रिशियन भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन जो है वो भी काम कर सकता है बिजली बनाने वाला। तो लोग वलेसा जो था तुमको उसको क्या किया मजदूर लोग, अपना नेता चुन लिया, लीडर चुन लिया। उसके बाद लीडर चुन लिया तब उसके बाद यह पोलैंड का बहुत लोकप्रिय होने लगा। कौन, लेक वलेसा, वहाँ पे नेता बन गया। जब लेक वलेसा बताओ नेता बन जाएगा तो सरकार के ऊपर मजदूरों का नेता बनाइए तो एक तरफ है तुमको कौन, साम्यवादी दल का नेता कौन था, आज इसका पार्टी था पोलिश यूनाइटेड पार्टी, जेरो लिस्की। और दूसरी तरफ कौन है, लेक वलेसा, जो कि क्या है, मजदूरों का नेता है। तो अब क्या है, मजदूर के सामने सरकार को झुकना पड़ा। जब मजदूर आंदोलन किया तो मजदूर के सामने सरकार को झुकना पड़ा। अब मजदूर का नेता कौन था, लेक वलेसा। तो सरकार को झुकना पड़ा। सरकार एक समझौता करता है, 21 सूत्री समझौता, मतलब 21 वो बात पे समझौता होता है पोलैंड की सरकार के साथ। इसी को बोलते हैं गडाक्स संधि, क्योंकि इसी शहर में हुआ था, इसी शहर में आंदोलन भी हुआ था गडाक्स नाम के शहर पे। और ये शहर में संधि भी हुई। इसके तहत क्या हुआ, पहले तो पार्टी बनाने की कोई अनुमति नहीं था पोलैंड में। अब लेकिन कानूनी मान्यता मिल गई इस संधि के तहत कि लेक वलेसा के नेतृत्व में कानूनी रूप से मजदूर संगठन बना सकते हैं। पहले मजदूर संगठन बनाने का भी कोई उपाय नहीं था, बस एक ही दल है, वो था साम्यवादी दल पोलैंड में, चाइना की तरह। तब इसको लेकिन आंदोलन हुआ, संधि हुआ, समझौता हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इतना होते गया तो बताओ अब जो जेरोलिस्की का जो प्रभाव है पोलैंड में कम हुआ, किसका प्रभाव बढ़ जाएगा, लेक वलेसा। तो लेक वलेसा सोचा कि ऐसा तो बार बार होता है हमारे देश में, तो क्यों ना हम लोग ही अपने एक और पार्टी बनाया जाए और उससे चुनाव लड़ा जाए। तो लेक वलेसा पॉपुलर होने लगा, पॉपुलर होने लगा। तो लेक वलेसा अपना एक पार्टी बनाता है। मान्यता तो उसको मिल ही गया था किस संधि से, 21 सूत्री समझौता, या इसी को बोलते हैं गडाक्स की संधि। तब मान्यता उसको मिल ही गया था। अब उसके बाद जो है, ठीक है, तो सॉलिडेरिटी नाम का क्या किया, पार्टी बना लिया। सॉलिडेरिटी नाम का क्या किया, पार्टी बना लिया। तो यह जो है सॉलिडेरिटी नाम का कौन पार्टी बना लिया, लेक वलेसा। यह एक मजदूर संगठन था। कैसा संगठन था, इसका नेतृत्व कौन किया, लेक वलेसा। तो इसके बारे में याद रखना है, जो सॉलिडेरिटी पार्टी है ये पहली बार किसी साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संगठन का जन्म हुआ, वो भी पोलैंड में। सही बात है भाई, हम शुरुआत में बताए थे कि जितना पूरा यूरोप है, पूर्वी यूरोप, उसमें अधिकांश देशों में कैसा शासन था, कम्युनिस्ट का। और जहाँ पे साम्यवादी का शासन होता है वहाँ पे किसी और पार्टी को अपना संगठन, मजदूर संगठन या कुछ भी पार्टी बनाने का इजाज़त नहीं है। लेकिन लेक वलेसा ये काम कर दिखाया कि उस साम्यवादी दल के अलावा भी उस देश में एक स्वतंत्र मजदूर संगठन जो मजदूर की बात रखे बना दिया। उस पार्टी का नाम क्या चीज़ था, सॉलिडेरिटी, ठीक है। तो सॉलिडेरिटी कहाँ का पार्टी था, पोलैंड का। कैसा पार्टी था, मजदूर का पार्टी था। किसके द्वारा बनाया गया, लेक वलेसा के नेतृत्व में पोलैंड में लोग। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, कि
1900 बोले ये 1970 में 1980 में तो पहली बार हड़ताल किया था ही गडाख शहर में। और जब ये पार्टी बन गया तो फिर हड़ताल कर देता है 1988 में सरकार बदलने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। 8 साल बाद तो पुनः हड़ताल आयोजित कर देता है ये लोग। पार्टी बना लिया, उसके बाद हड़ताल कर दिया। तो पार्टी बना लिया, हड़ताल कर दिया, तो सरकार को फिर समझौता करना पड़ता है 1989 में। एक बार तो समझौता पहले कर चुका था, लेकिन फिर करना पड़ता है। ठीक है, अब की बार जब समझौता हुआ जेरोलिस्की के साथ, तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो देखो इसका परिणाम क्या हुआ कि पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव होने लगे। बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव मतलब अब एक से अधिक दल स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पहले सिर्फ किसका था? कम्युनिस्ट लोग का था। लेक वोलेसा के नेतृत्व में, और फिर जब ऐसा होने लगा बहुत दल, तो इसमें सबसे फेमस कौन था? सॉलिडिटरी। लेक वोलेसा लड़ा सॉलिडिटरी पार्टी से। अब वो सीनेट मतलब वहाँ की संसद को बोलते हैं सीनेट। यहाँ की संसद को लोकसभा, राज्यसभा, तो वहाँ की संसद को सीनेट। तभी सीनेट में क्या किया? 99 सीट पे जीत हो गया। किसका? लेक वोलेसा का या सॉलिडेटरी पार्टी का। ठीक है, उसके बाद ये 1990 में क्या बन गया? वहाँ का राष्ट्रपति बन गया। ऐसा राष्ट्रपति जो पहली बार चुनाव कराया हो। इससे पहले चुनाव के थोड़ी आ रहा था, एक ही पार्टी का शासन था। तो ये पहला देश का राष्ट्रपति बन गया जो निर्वाचित। तब पूछेगा कि पोलैंड का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो लेक वोलेसा। किस पार्टी से आया था चुन के? सॉलिडेटरी पार्टी। अच्छा, एक सब ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद है जो एक बात याद रखना है कि पोलैंड के मजदूर जो था वह सरकार, मतलब कौन से सरकार की बात हो रहा है? जेरोलिस्की। उसके सामने कौन कौन सी मांग रखा था? तो देश में एक स्वतंत्र मजदूर संगठन बने, जो कि बाद में बना भी सॉलिडेटरी के रूप में। ठीक है, देश में सैन्य तख्ता का शासन हो, ऐसा बोला था। नहीं ना, ये नहीं, वो लोग सैन्य तख्ता पलट थोड़ी कर रहा है क्या? वो लोग मजदूर है, अपना हक मांग रहा है। सैन्य तख्ता पलट उसको करने के, उसको मार के अपना सेना का शासन हो। फिर बोला था राजनीतिक बंदी को रिहा करे, जो आप लोग बंदी बना लिए हो हम लोग के आंदोलन में। फिर प्रेस पे जो लगा है सेंसरशिप, उसको हटाएं, स्वतंत्र रूप से प्रेस को क्या करे? छापने दें। ठीक है, चलिए अब तो एक बार फिर से हम समरी कर दे रहे हैं। यहाँ देखो, कम कर देगा। ठीक है, कह रहे हैं कि अभी इंडिया में भी तो लगभग प्रेस पे ताला लगा हुआ है। नहीं, लगभग सारा प्रेस, आप न्यूज चैनल खोल के देखिएगा तो बीजेपी का ही गुण। हाँ तो वो ठीक है, लेकिन इसको सेंसरशिप थोड़ी ना कहेंगे, इसको गोदी मीडिया कहेंगे। सेंसरशिप मतलब कि तुमको कुछ भी छापना है तो सरकार से अनुमति लेके छापो, वो कुछ भी बोलना है उसको कहेंगे। यहाँ पे सेंसरशिप कहाँ है? बोलता नहीं है ध्रुव राठी, बोलता नहीं है, और लोग वो लोग तो बोलता है, लेकिन न्यूज चैनल, स्पेसिफिक न्यूज चैनल आज तक से लेके चलो यार देखो, झारखंड तक। तो पोलैंड का संघर्ष कैसे रहा था? तो पोलैंड में साम्यवादी दल का शासन था। अब वो साम्यवादी दल का नेता कौन था? जेरोलिस्की। और जेरोलिस्की कौन पार्टी से मतलब था? कौन? उस साम्यवादी दल, उस पार्टी का नाम क्या चीज़ था? पोलिश यूनाइटेड पार्टी। अब उसके बाद क्या किया कि जनता लोग क्या किया? इसका विरोध कर दिया 1980 में। किस लिए विरोध किया? गडाक्स नाम के शहर पे किस लिए विरोध किया? क्योंकि वहाँ पे एक महिला को, ट्रेन चालक महिला को काम से निकाल दिया था। तो उसके बाद वहाँ का मजदूर अपना नेता किसको चुना? लेवोस्की कौन था वहाँ का? इलेक्ट्रीशियन था। ठीक है, मतलब बिजली बनाने वाला। तो इसको नेता चुन लिया। उसके बाद आंदोलन क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। तो सरकार को क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। जब सरकार को झुकना पड़ा तो फिर सरकार क्या करेगा? संधि से 21 सूत्री संधि किया। इसी को कौन सा संधि बोलते हैं?
गडाख गडाख संधि, ट्रीटी। क्योंकि यहीं पे समझौता हुआ था, यहीं पे हड़ताल भी हुआ था। अब इस संधि के तहत क्या हुआ कि इसको लेक वोलेसा को इजाज़त मिल गया कि तुम पार्टी आप एक बनाओ। पार्टी, अपना मजदूर पार्टी बना सकते हो, कानूनी रूप से तुमको मान्यता है। जब इसके पहले था मान्यता नहीं। नहीं, हड़ताल के पहले नहीं था। तो ये क्या करता है, अपना एक पार्टी बनाता है। इस पार्टी का नाम क्या है? सॉलिडेटरी। सॉलिडेटरी। इस पार्टी का नाम क्या है? सॉलिडेटरी। आई सॉलिडेटरी क्या हुआ, कैसा पार्टी था? राजनीतिक पार्टी, नहीं, मजदूर का पार्टी। और सॉलिडेटरी नाम का पार्टी बन गया। अभी जो सॉलिडेटरी नाम का पार्टी बन गया, तो इसका क्या खासियत है कि जहाँ पूरी दुनिया में जितना भी साम्यवादी दल है, वहाँ पे पहला स्वतंत्र मजदूर पार्टी कौन बना? सॉलिडेटरी। वो भी कहाँ पे? पोलैंड में। वो भी किसके नेतृत्व में? लेक वोलेसा के नेतृत्व में। लेक वोलिस्की के नेतृत्व में जब पार्टी बन गया, तो फिर से ये लोग 1988 में क्या किया? आंदोलन कर दिया। चुनाव कराने के तब लिए। तक कि लेक वोलेसा का जो प्रभावी है, फैन फॉलोइंग क्या हो गया? बढ़ गया। लोग इसको और पसंद करने लगा। तो सरकार को पुनः क्या करना पड़ता है? समझौता। 1989 में क्या करना पड़ता है? पुनः समझौता, 1 साल बाद। जब समझौता हुआ, तब समझौता में क्या हुआ कि अब बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हो सकता है। मतलब बहुत सारे दल अब चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ सकते हैं। जब लड़ा, तो इसी में 1999 में चुनाव हुआ, 1990 में। तक कौन वहाँ का जीत के आया? सीनेट में सॉलिडेटरी जीता। कितना सीट? 99 सीट। 1990 में कितना सीट जीता? 99 जीत के आया। तो क्या खासियत रहा? तो ये लेक वोलेसा क्या बन गया? राष्ट्रपति। ये कैसा राष्ट्रपति था? जो पोलैंड का पहला लोगों द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति था। समझ में आया? चलिए अब बताओ तो ये कि सॉलिडेटरी कैसा पार्टी था? राजनीतिक वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, कि मजदूर वर्ग का? पूंजीपति वर्ग मतलब कैपिटलिज्म, मतलब जो पैसा की बात करता हो, अमीर लोग। तो ये मजदूर वर्ग का था। साल्वाडोर अलेंडे कहाँ का राष्ट्रपति था? चिली, नेपाल, पोलैंड? पोलैंड का था रे, चिली का। घुमा दिए टाइम से। अभी नहीं पढ़ा है, साल्वाडोर अलेंडे पीछे पढ़ाए थे। जिम्बास्के यहाँ का था ना। जेरुलिस्की। नाम तो पोलैंड में मजदूर लोग क्या क्या मांग किया था? कि देश में स्वतंत्र मजदूर संगठन हो, सैनिक शासन समाप्त हो, राजनीतिक बंदी को रिहा करो। समाप्त हो ना बोला था, प्रेस पर लगा सेंसरशिप समाप्त करे। अब ये बताओ कि अगास्त पिनासो द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना। अगास्त पिनासो द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना किसका उदाहरण है? साम्यवादी शासन का, लोकतंत्र का, सैन्य तख्तापलट का? सैन्य तख्तापलट का। वो जो शासन समाया था अगास्त पिनासो चिली में, तो मार के सेना का कमांडर था, तब ना हुआ वो। अगर तुमसे यही सवाल पूछते अगास्त पिनासो के जरा हम बदल देना, जेरुलिस्की द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना किसका शासन है? यही 3 ऑप्शन रहता तो वो सैन्य तख्तापलट किया था, वो लोकतंत्र किया था। नहीं ना, उस साम्यवादी शासन होगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ कि पोलैंड में पहली बार कब राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ? ये लेक वोलेसा किस साल? 1990 में। ठीक है। तो पूछे पोलैंड का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? मतलब कितना सीनेट में कितना सीट पे जीत के आया था सॉलिडेटरी? 1990 में 99। किस वर्ष, किस साल जो है लेक वोलेसा पुनः साम्यवादी यानी कि जेरुलिस्की के साथ समझौता किया था? 1989। 1988 में हड़ताल हुआ था, उसके 1 साल बाद समझौता हुआ 1989 में। उसके 1 साल बाद ये राष्ट्रपति बन गया। गडाख की संधि के तहत अब पोलैंड में लेक वोलेसा के नेतृत्व में किस प्रकार का मजदूर संगठन बना? मतलब कौन से नाम का? सॉलिडेटरी। और ये किसके नेतृत्व में? लेक वोलेसा के नेतृत्व में। कैसा संगठन था? मजदूर संगठन। ये पहला ऐसा संगठन था जो किसी साम्यवादी देश में स्वतंत्र रूप से मजदूर संगठन बना। ठीक है। लेक वोलेसा के नेतृत्व में कब हड़ताल आयोजन हुआ? 1988 की 1980 में? 1988।
1980 में तो ऐसे ही अपने आप में कर लिया था, बाद में नेता चुना। प्रॉपर रूप से 1988 में ना इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। पहली बार हड़ताल तो बिना नेता के किया था, लेकिन बाद में नेता चुना। लेक बोलेसा के नेतृत्व में मजदूर ने सरकार के साथ किस प्रकार का समझौता किया? वाह, अभी बोले लेक बोले इसका उस वक्त नहीं था लीडर। था रे, लेकिन बाद में ना चुना, मतलब कहने का मतलब हड़ताल पहले शुरुआत हो गया, फिर उसके बाद नेता हुआ। तो बताओ कौन सा संधि किया था सरकार के साथ? 21 सूत्री समझौता, इसी को क्या बोलते हैं? गड्डाक्स की संधि भी। लेक बोलेसा कहाँ का नेता था? चिली या पोलैंड? पोलैंड। चिली का तो था, आपको क्या नाम था उसका? पोलैंड में किस तारीख को पोलैंड में किस तारीख को जहाज कारखाना मजदूर द्वारा हड़ताल हुआ था? 1980। 1980, 14 अगस्त 1980। क्यों? महिला को बिना बात के निकाल दिया था ट्रेन से। पोलैंड में किसके नेतृत्व में मजदूर संगठन साम्यवादी दल के विरुद्ध अपना नेता चुना? साम्यवादी दल के विरुद्ध अपना नेता किसको चुना पोलैंड का मजदूर? लेक बोलेसा। लेबोरियस कुछ कुछ बोल रहा है। पोलैंड में किसका शासन था? लोकतंत्र का, साम्यवादी का, सेना का? साम्यवादी दल का। ठीक है, तो ये गया पोलैंड का संघर्ष। समझ में आ रहा है पोलैंड का संघर्ष? अब यहाँ पे अगर हम दोनों में कंपेयर करें, पोलैंड और चीनी में, पोलैंड और चिली में अगर हम ये दोनों में कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो इस दोनों में क्या अंतर था? तो चिली में सैनिक शासन था। चिली में सैनिक शासन आया पिनासे का, जबकि पोलैंड में क्या चीज़ था? एक पार्टी का शासन था, साम्यवादी दल का, जेरुलेस्की का। दोनों में अलग अलग बात है, लेकिन ये दोनों लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। ये दोनों लोकतंत्र से अलग शासन का स्वरूप है। एक में सैनिक शासन दिखा रहा है, एक में एक पार्टी का शासन दिखा रहा है, साम्यवादी का शासन दिखा रहा है। पोलैंड, दूसरी बात है, पोलैंड के साम्यवादी सरकार यह दावा कर रही थी कि वह पोलैंड का मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रहा है, जबकि चिली में पिनासे का ऐसा कोई दावा नहीं था। पोलैंड में क्या जारलिस्की क्या कहना चाह रहा था वहाँ के लोग को? कि हम जो शासन चला रहे हैं, घबराओ नहीं, हम भले एक पार्टी शासन है, लेकिन हम मजदूर वर्ग का शासन चला रहे हैं। लेकिन पिनासे ऐसा थोड़ी ना कुछ कर रहा था। पिनासे सीधे दो अडाई कर रहा था चिली में, सैन्य तख्ता हटा के। जबकि जेरुलिस्की क्या बेवकूफ़ बना रहा था वहाँ की जनता को कि हम ही है तुम्हारा सर्वे सर्वा, हम ही है शासन करने वाला। पे पोलैंड वाला जो है ना, वो ज़्यादा ये मजदूर वाला है। पोलैंड में मजदूर वाला विचार है, चिली में मजदूर वाला कोई बात नहीं है। पोलैंड में ज़्यादा मजदूर है। हाँ, पोलैंड में मजदूर के लेकर हुआ था लोकतंत्र में संघर्ष। चिली में सेना को लेकर हुआ, सेना शासन के खिलाफ। पोलैंड शासन, तीसरा, पोलैंड का शासन किसी विशेष मजदूर संगठन का अधिनायकवाद का उदाहरण है, वहीं चिली का शासन सैनिक अधिनायकवाद का। सही है, पोलैंड में मजदूर संगठन ही भूमिका निभाया, मजदूर लोग का ही लेकर मेन मुद्दा था। लेकिन चिली में क्या था? सैन्य शासन को हटाना था। पिनासे का जो सरकार जबरदस्ती सेना द्वारा स्थापित किया गया था, उसको हटाना था। फिर यहाँ पे पूछ रहा है दोनों शासन में क्या समानता था? तो दोनों में शासन जो हुआ था, चिली में जो पिनासे का शासन था, अब पोलैंड में तुमको जेरुलिस्की का शासन था। दोनों जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं था, दोनों जनता इसको पसंद नहीं करता था, लोकतंत्र नहीं था। दोनों ही देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपना विचार व्यक्त करने का भी अनुमति नहीं था। तो हड़ताल किया तब ना झुकना पड़ा, नहीं तो झुकता क्या? और उसको क्या अभी ये अब जो है संघर्ष देखे हो, और भी कई संघर्ष है। नेपाल, नेपाल का क्या कहानी है देखो इसमें। यहाँ पे बोल रहा है कि किस प्रकार नेपाल में लोकतंत्र का स्थापना और संघर्ष हुआ। नेपाल में पहले राजा का शासन था, फिर राजा से लोकतंत्र आया,
फिर लोकतंत्र से फिर राजतंत्र आया, यही खेल-बेल चलता है नेपाल में। मतलब वहाँ पे सैनिक शासन नहीं था, साम्यवादी शासन नहीं था, तो ये भी एक लोकतंत्र से अलग स्वरूप है। क्या दिखा दे रहा है यहाँ पे? राजतंत्र। यहाँ पे कौन दखल दे रहा है लोकतंत्र के बीच में? राजतंत्र। राजतंत्र। तो देखो कैसे कहानी शुरू होगा। 1948 में, अच्छा नेपाल सर किसी से आज़ाद नहीं बनी, नेपाल पे कोई गुलाम नहीं बना पाया, नेपाल पे कोई शासन नहीं किया। क्या ही है नेपाल? क्या ही है, इसी कारण। तो नेपाल जो है, जिस समय हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, उसके एक साल बाद ही नेपाल क्या किया? अपना पहला संविधान बनाया। इस संविधान के अनुसार राजा ही अपने आप को वास्तविक संस्थापक बना लिया, मतलब कि अपना शक्ति बढ़ा लिया। सब तो यही कर रहा है। फिर 1955 में नेपाल में है, मतलब लगभग 10 साल बाद, 1948 में तो संविधान बना ही, 1959 में फिर संविधान बनाया। कौन? राजा महेंद्र, ठीक है ना। और इसी संविधान के तहत 1959 में बना, इसी संविधान के तहत नेपाल में पहली बार चुनाव हुआ। राजा संविधान बना रहा है और चुनाव करा रहा है। कब? 1959 में। ठीक है, इतना। फिर उसके बाद क्या होता है, लगभग 3 साल बाद 1962 में, कि राजा महेंद्र जो है ना, वो कहता है कि देखिए चुनाव ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब लोकतंत्र यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो बोला राजा महेंद्र कि यहाँ पे कोई लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र समाप्त कीजिए 1962 में। वही ना लाया था लोकतंत्र। फिर उसके बाद 1990 में आता है समय, बहुत लंबा समय हो गया। जनता इस बीच में आंदोलन किया, तो नेपाल में जन आंदोलन के कारण बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। बहुदलीय लोकतंत्र मतलब कि अब बहुत सारे दल चुनाव लड़ सकते हैं। 1990 में, मतलब जिस समय भारत में इस समय क्या चल रहा था, उदारीकरण की तरह। 1991 में उदारीकरण आया था, जिस समय नेपाल में क्या हुआ, बहुदलीय चुनाव होना शुरू हुआ। फिर 1991 में क्या हुआ कि 1991 में नेपाली संसद में चुनाव हुआ, जिस कारण नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला। नेपाल में एक पार्टी था जिसका नाम था नेपाली कांग्रेस। अब चुनाव हुआ ना 1991 में, तो इसको बहुमत मिला। अब जब बहुमत मिला तब अपना सरकार बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा या प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी हो। नेपाल में प्रधानमंत्री बनता है इसे। तो जेपी कोइराला बने, जेपी कोइराला बने, लेकिन इसको बनने नहीं दिया। फिर 2000 में क्या हुआ कि राजा ज्ञानेंद्र जो है संसद को भंग कर दिया, सरकार को बर्खास्त कर दिया। मतलब इसको बनने दिया था, इसी को क्या किया, बर्खास्त कर दिया भंग करके। तो राजा था वो? हाँ, राजा ज्ञानेंद्र। तो दबदबा राजा लोगों का ये था उस वक्त। 2006 में क्या हुआ, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हुई। फिर से आया लोकतंत्र, कभी आ रहा कभी जा रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2008 में नेपाल में लोकतंत्र राज समाप्त कर नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ। 2008 में लोकतंत्र स्थापना हो गया फाइनली अच्छे तरीके से। 2008 में नेपाल का संविधान सभा चुनाव कराया गया संविधान बनाने के लिए, जिसके तहत नेपाल में प्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ। मतलब अब अच्छे तरीके से गणतंत्र स्थापित हुआ, जिसके तहत नेपाल का पहला राष्ट्रपति बना रामवर्धन यादव और पहला प्रधानमंत्री बना था प्रचंड। इस तरीके से नेपाल का एक खेला बेला चला। तो इसमें जो है देखा किस तरीके से वहाँ पे ये करता नहीं करता। इसमें 3-4 ही पॉइंट याद रखना है। नेपाल अपना पहला संविधान कब बनाया था? 1948 में, ठीक है। उसके बाद जो है तुमसे ज़्यादा कर पूछ सकता है, तो नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई? 1990 में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? ये वाला पॉइंट ज़्यादा पूछेगा। 2008 में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? नेपाल में संविधान सभा द्वारा चुनाव कब कराया गया था? तो ये भी 2008 में, ताकि संविधान बन सके। नेपाल में
पहला नेपाल में जो है प्रथम गणतंत्र कब स्थापित हुआ, तो भी 2008 में जब चुनाव हुआ तब गणतंत्र स्थापित हुआ कि अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, यही तो है गणतंत्र कि अब लोगों के द्वारा चुना हुआ लोग शासन करेगा। जिसके तहत नेपाल का राष्ट्रपति कौन बना, रामवर्धन, और प्रधानमंत्री प्रचंड। ठीक है। अब चिली में म्यांमार में संघर्ष। म्यांमार हमारे बगल देश है। देखो, म्यांमार ब्रिटिशर से कब आज़ाद हुआ, 1948 में, जिस साल नेपाल संविधान बना था, हम लोग के 1 साल बाद। आज़ादी के साथ ही म्यांमार में लोकतांत्रिक देश बन गया, अच्छी बात है। 1900 ठीक है बन गया, लेकिन क्या हुआ कि 1962 से 2011 तक क्या हुआ, सेना का शासन चलते रहा वहाँ पे, 1962 से 2011 तक। उसके बाद क्या हुआ, 1990 के दशक में, इसी बीच में जब सेना का शासन चल रहा था, कोई ना तो कोई आवाज़ उठाएगा ही। तो 1990 के दशक में कौन जो है, एक आदमी है आंग सान सू, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, याद रखेंगे। शांति स्थापना करने के लिए पूरी दुनिया में नोबेल प्राइज़ सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ये भी मिला था आंग सान सू को। तो ये अपना एक पार्टी बनाई, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो ये भी पूछ सकता है कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी कहाँ की पार्टी है, तो म्यांमार की थी। और बताओ तो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहाँ का था, PRI है ना, बता रहे हैं इसका, मैक्सिको का था। उसी तरीके से यहाँ पर भी पार्टी बना, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, आंग सान सू के नेतृत्व में। आंग सान सू जीत भी गई चुनाव, लेकिन इसके चुनाव को मान्यता नहीं दिया गया, वहाँ का सेना शासन नहीं माना। ठीक है। तो किसी तरीके से 2011 में वहाँ पे फिर से म्यांमार में क्या हुआ, चुनाव हुआ। तो वहाँ पे म्यांमार में क्या हुआ, मतलब लोकतंत्र स्थापना हुआ। लेकिन फिर अभी देखे थे इधर कुछ साल पहले 2011 में वहाँ पे सेना क्या किया, तख्ता पलट कर दिया। तो वर्तमान में भी किसका है शासन, सेना का। अब चलिए यहाँ से यही सवाल पूछेगा कि ये म्यांमार कब आज़ाद हुआ, 1948 में। वहाँ पे सेना शासन कब से कब तक था, 1962 से 2011। सबसे फेमस आदमी कौन था म्यांमार का इस बीच, आंग सान सू, जो वही इसके खिलाफ रहता है, सेना शासन के खिलाफ। जैसे साल्वाडोर अलेंदे था, तुमको चिली में सेना शासन के खिलाफ। तो कौन सा पार्टी बनाता है ये, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, NLD। 2011 में कब आया था चुनाव जीत के ये, 2011 में। लेकिन फिर क्या हुआ, सेना शासन है। और नोबेल प्राइज़ कब मिला, किसको मिला हुआ है, आंग सान सू को। मतलब बहुत सारा नाम दे दो, इसमें पूछे किसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, तो सू को। कहाँ के थे आंग सान सू, कौन सा पार्टी बनाई थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। घाना में लोकतंत्र हेतु संघर्ष कैसे हुआ, घाना भी अफ्रीकी देश है। ठीक है। तो घाना में कैसे हुआ, तो देखो पहले क्या, अधिकांश जो पश्चिमी अफ्रीका देश है ना, उसमें पहले लोकतंत्र आएगा, लेकिन फिर सेना शासन क्या करेगा, आएगा, सैन्य तख्ता पलट करेगा, जिससे लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। बेचारा यही सब समस्या चलता है अधिकांश पश्चिमी देश में, अफ्रीकी देश में। तो यही काम चल रहा था वहाँ पर भी। तो घाना में है एक सुनार का पुत्र था बेटा, और शिक्षक भी था, जिसका नाम है लामे एन क्रेमा। वो किसी तरीके से जो है घाना को 1957 में, याद रखेंगे थोड़ा लेट आज़ाद हुआ, 10 साल बाद, मतलब हम लोग के 10 साल बाद ऐसा कर सकते हो, 1957 में। तो लाने एन क्रेमा, देख रहे हो ना, अलग अलग कोई ना तो कोई नेता रहेगा ही। तो वही लाने एन क्रेमा नाम कैसे याद हो जाएगा लास्ट में। तो लाने एन क्रेमा ना घाना में क्या किया, आज़ादी दिलवाया घाना को। ठीक है।
घाने में आज़ादी दिलवाया, लेकिन ये भी साला जो है तेज निकला। लाने एन क्रेमा 1966 में क्या करता है, अपने आप को कहता है कि हम आजीवन भर के लिए अब राष्ट्रपति बन गए घाना के। ये कौन आज़ादी दिलवाया? ये तो फिर एक शासन वाला बात कर दिया, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होता है, सेना वहाँ के लाने क्रेमा को मार के 1966 में मैंने समाप्त कर दिया इसका। सैन्य तख्ता पलट करके लोकतंत्र की समाप्ति कर दिया। यहाँ पे लेकिन दोनों का गलती दिख रहा है। अपने आप को आजीवन क्यों कर लिया ये, सेना इसको मारा क्यों, जीवन नहीं खत्म कर, ठीक है। आजीवन राष्ट्रपति हो गया। तो तुमको घाना के बारे में ये याद रखेगा। उसी साल मार दिया। घाना की आज़ादी दिलाने में किसका सबसे प्रमुख भूमिका है? सेना। सेना। नहीं, वो आदमी का। लाने क्रेमा ब्रिटिशर से कब हुआ था आजाद घाना? 57। 1957। ये कौन था, किसका पुत्र था? ये सोनार का पुत्र, एक खुद शिक्षक था। आज़ादी के बाद घाना का प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन बना? बोलो। लाने क्रेमा। अच्छा, किस साल लाने क्रेमा अपने आप को आजीवन समय के लिए राष्ट्रपति चुनवा लिया था? 1966। यहाँ पे आंसर होगा 1966, ठीक है। तो घाना में यही कहानी है कि 1957 में घाना को आज़ाद कराया कौन? लाने एन क्रेमा। लेकिन ये अपने आप को क्या करता है, 1966 में आजीवन राष्ट्रपति बनवा लेता है, जिसका सेना पगला के इसको क्या करता है, मार देता है। यही घाना में चला, ठीक है। अब इतने ही रहने दे, चलो ठीक है। तो आज इतने ही रहने दे, चलो।